Hi everyone, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और उसी के साथ साथ हम उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और द गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने एमडीजी के बारे में आपसे सवाल पूछा है। कहा गया है कि कौन सा जो एमडीजी है एमडीजी के गोल्स में आता है। ऑप्शन ए में दिया गया टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा गया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें से कौन सा इसमें है। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो एमडीजी के गोल्स में आता है कि इरेडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को और इम्प्रूव करना मेटरनल हेल्थ को। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके के हम तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं, एक सिस्टमैटिक वे में करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एमडीजी कब आया था और एमडीजी से रिलेटेड सारे हमने पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम फिर आपको उसी पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं और हम पूरे जो एमडीजी के जितने गोल्स हैं और ये कब आया था, क्यों आया था, इन सारी बातों के को हम आपके साथ फिर एक बार डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब तक मतलब अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बुक उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरीके से यहाँ आपको तैयारी कराएंगे और एक सिस्टमैटिक में होगा। आप देख रहे होंगे पहले हम बेसिक सवाल लेके आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल जो है अप करते जाएंगे। तो फ्रेंड, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, एमडीजी के बारे में और क्या बातें कही गई हैं। फ्रेंड, कहा गया कि एमडीजी जो आया था वो सन 2000 में आया था और ये पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर थे वो कहाँ जमा हुए थे, न्यूयॉर्क में। जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे इकट्ठे हुए था और उन्होंने बनाया था यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। और ये इस डिक्लेरेशन के तहत हुआ क्या था कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप निकल के आई थी और वो रिड्यूस करेगी एक्सट्रीम पॉवर्टी को, और सेट किया गया 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट कर दिया गया और ये टाइम बाउंड रखा गया। इसका टाइम बाउंड क्या था, डेडलाइन क्या थी, 2015, यानी 15 सालों के लिए इन्होंने एक टाइम बाउंड बना दिया कि जो ये 8 गोल लेके चल रहे हैं ये 15 साल के लिए होगा। कब से कब तक, सन 2000 से लेके 2015 तक। और इसी को तब से जाना जाने लगा क्या, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इसके बारे में अगर कहें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो क्या थे, टू इनकरेज करना डेवलपमेंट्स को और इम्प्रूव करना सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को। कहाँ पे, जो वर्ल्ड्स की पुअरेस्ट कंट्रीज है, जो दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है, उनमें कैसे इम्प्रूव किया जाए सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को और इनकरेज किया जाए डेवलपमेंट को। अगर बात करें जो जो गोल्स बनाए गए थे एमडीजी में, वो 8 गोल्स थे। कौन कौन से थे, सबसे पहले है टू इरेडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जो कि हमें ऑप्शन में यही दिया गया था। जब हमसे पूछा गया एमडीजी के गोल्स कौन से हैं तो हमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया था, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। और सेकेंड गोल क्या, अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और थर्ड गोल क्या है, प्रोमोट करना जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पावर वीमेन और रिड्यूस करना चाइल्ड मोर्टेलिटी। और फिफ्थ गोल में हमसे पूछा गया था इंप्रूव करना मेटरनल हेल्थ, जो कि फर्स्ट और फिफ्थ से डायरेक्ट इक्वेशन हमसे पूछा गया था।
और सिक्स्थ गोल में क्या बताया गया कि कैसे कॉम्बैट किया जाए HIV एड्स को, मलेरिया को एंड अदर डिसीज को, और इंश्योर किया जाए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। और जो आठवां और लास्ट गोल है वो कहा गया कि डेवलप किया जाए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया आपके साथ, आप एक बार फिर आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा गया कि अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेस अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड। जो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है यूज करता है क्या, अ नंबर ऑफ चिप्स माउंट, कि एक सर्किट बोर्ड होता है उस पर बहुत सारी चिप्स लगी होती है, उस उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। आइए मदरबोर्ड के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कहा गया कि मदरबोर्ड जो होता है वो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर होता है, और ये सबसे बड़ा बोर्ड होता है कंप्यूटर में सबसे बड़ा ये बोर्ड होता है। और ये क्या करता है, अलोकेट करता है पावर को, और अलाउ करता है, क्या करता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन किसमें CPU में, रैम एंड ऑल अदर कंप्यूटर हार्डवर्क कंपोनेंट्स में। हमने इसमें फ्रेंड्स ये अगर जो पिक्चर आप देखें ये एक मदरबोर्ड है, इसमें बहुत सारे यानी जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसमें बहुत सारी चिप्स माउंटेड होती है, लगी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर इसकी बात करें तो ये वो सारी चीज़ें जैसे स्पीकर वगैरह की चीज़ हो गई, और ये इधर जो चीज़ें हैं वो जैसे आपने सुना होगा USB वगैरह, तो यहाँ पे ये लगाया जाता है। अगर रैम की बात करें जो बड़ा फेमस है, रैम से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये दोनों जो स्लॉट है वो रैम के स्लॉट हो जाते हैं। इसी तरह इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। फ्रेंड्स ये मदरबोर्ड क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा कहा गया कि विच स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिप्रेजेंट्स द सेम सब्जेक्ट द सेम प्रेडिकेट। कौन सा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिप्रेजेंट करता है सेम सब्जेक्ट को और सेम प्रेडिकेट को, किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ टू प्रोपोजिशन। फ्रेंड इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, सब ऑल्टरेशन होता है ये, जो सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन द क्लासरूम इन टर्म्स एज। कहा गया कि इसमें टीचर जो है एक क्लासरूम में किस तरीके की कम्युनिकेशन यूज करता है। ऑप्शन ए में दिया गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। एक टीचर जो होता है क्लासरूम में वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज करता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है आइए इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करें। कहा गया कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो एक डायरेक्ट यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है दो व्यक्तियों के बीच में। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ये जो होती है वो एक पर्सनल, डायरेक्ट एंड intimate and allow for maximum interaction and exchange in the word and gesture। और ये क्या होती है, पर्सनल होती है, और ये फेस टू फेस होती है, डायरेक्ट होती है, और इसमें अलाउ किया जाता है, अलाउ फॉर मैक्सिमम इंटरेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, और एक्सचेंज किया जाता है आपस में जो शब्द होते हैं और गेस्चर होते हैं। और ये कहा गया कि ये रिक्वायर होती है सर्टेन स्किल के साथ टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली। कैसे इंटरेक्ट, जो बातचीत हो वो कैसे इफेक्टिवली हो, वो एक सर्टेन स्किल होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे नॉलेज ऑफ द सोशल नॉर्म्स हो गई, एटिकेट्स हो गया, विलिंगनेस टू लिसन एंड द रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर एंड विलिंगनेस टू शेयर अबाउट वन सेल्फ। ये सारी जो चीज़ें होती है रिक्वायर करती हैं एक इंटरेक्ट इफेक्टिवली, मतलब कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए। ये सारी चीज़ें जो होती है एक
एक स्किल के तरीके से होती हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर जो लिया जाए तो कहा गया कि टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन करता है। जब क्लासरूम में जब टीचर और स्टूडेंट एक साथ आपस में फेस टू फेस और डायरेक्ट जब कम्युनिकेट करते हैं तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, रिसर्च की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक। क्या रिसर्च सिस्टमैटिक होती है? जी हाँ फ्रेंड, रिसर्च जो होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है, इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा जो रिसर्च ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। हमसे नॉट पूछा गया नहीं है तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च एक सिस्टमैटिक होती है। क्या रिसर्च इज अ नॉट अ प्रोसेस? रिसर्च एक प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स। रिसर्च जो होती है एक प्रोसेस के तरीके से होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन सही बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा, क्योंकि नॉट प्रोसेस लिखा हुआ है और इसमें रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं बतानी है, और यही रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिसर्च जो होती है एक प्रोसेस होती है। ऑप्शन सी को भी देख लिया जाए। कहा गया कि रिसर्च इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। क्या रिसर्च प्रॉब्लम ओरिएंटेड है? जी हाँ दोस्तों, रिसर्च जो होती है एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। यानी रिसर्च क्यों की जाती है? क्योंकि हम जब किसी मैटर के बारे में उसमें हम उसके बारे में रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है पहले से, लेकिन हम उसमें क्या प्रॉब्लम है हमें और उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। कहा गया कि रिसर्च इज नॉट पैसिव। रिसर्च पैसिव नहीं होती है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? रिसर्च की। यानी रिसर्च जो होती है एक एक्टिव होती है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। जो टीचिंग की जो क्वालिटी होती है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शन ए में दिया गया है बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या कक्षा में क्लास में छात्रों की उपस्थिति से ये मतलब रिफ्लेक्ट करेगा कि वो एक क्वालिटी ऑफ टीचिंग है? नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में दिया गया है बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। क्या हम उस तरीके से तय करेंगे कि क्वालिटी टीचिंग की जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्ट करेगी छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत में? ये भी नहीं हो सकता, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, कि उस तरीके के क्वालिटी जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछने से साबित हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा कि छात्रों द्वारा जो पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता है, इससे पता चलेगा कि टीचिंग की जो क्वालिटी है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम आप ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।